रीबर्थ ऑफ स्ट्रेंजर्स लव एपिसोड 10। कृतिका दिल ही दिल में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर आखिर में वो बस इतना ही कह पाए। आपको एक्चुअली में रात के वक्त ड्राइविंग करते हुए इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सर, आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? बिकॉज मैं ये रिस्क तुम्हें अकेले नहीं लेने दे सकता। अद्वैत यह बात कहना चाहता था, मगर उसने अपनी बातों को मन मन ही रखा और बोला, तुम जानती हो ना, मैं रेस कार का ड्राइवर था। थैंक यू। कृतिका इतना ग्रेटफुल फुल कर रही थी कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो थैंक यू के अलावा क्या बोले। उसने पीछे मुड़कर डॉक्टर ज्योति की तरफ देखा तो उन्होंने उसे शांत करते हुए कहा, अनुष्का सो रही है, वह ठीक है। डॉक्टर ज्योति, थैंक यू सो मच। जब अनुष्का मुसीबत में थी तो कृतिका को सबसे पहले याद अद्वैत का ही ख्याल आया, क्योंकि वह जानती थी कि अद्वैत के साथ डॉक्टर ज्योति हमेशा होती है और खुशकिस्मती से डॉक्टर ज्योति सचमुच यहाँ थी, वरना अनुष्का बच भी पाती या नहीं ये बताना मुश्किल था। रास्ता बारिश की वजह से काफी खतरनाक हो गया था, इसलिए उन्हें हमेशा से दुगना टाइम लगा, मगर खुशकिस्मती से वह लोग उस खतरनाक रास्ते पर भी अच्छे से अनुष्का को लेकर हॉस्पिटल सेफली पहुंच गए। सर्जरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन कृतिका फिर भी उस दौरान शांति से नहीं रह पाई। वो ऑपरेशन रूम के बाहर ही बैठी हुई थी और एक सेकंड के लिए भी हिलने के लिए तैयार नहीं थी। वो इंतजार कर रही थी और अद्वैत भी उसके साथ बैठा हुआ था। सर्जरी के बाद है, अनुष्का को पूरी रात अस्पताल में ही रहना था ऑब्जर्वेशन के लिए। बेड पर लेटी हुई आईवी ट्रिप के साथ अनुष्का को देखकर कृतिका ने उसका सर से सहलाया और बोली, अनुष्का सर मान गए हैं, तुम्हें सिद्धार्थ से अलग करने के लिए कल तुम हमारे साथ दिल्ली आ सकती हो। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ? अद्वैत सिद्धार्थ का एक अच्छा दोस्त था और वो लोग एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते थे। अनुष्का को नहीं भरोसा था कि अद्वैत उसकी मदद करेगा या फिर नहीं, लेकिन कुछ महीने ही साथ रहने की वजह से कृतिका को अद्वैत के कैरेक्टर पर बहुत भरोसा था। वो बोली, सर, एक बहुत ही अच्छे इंसान है और वह कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटते। अगर उन्होंने तुम्हारा मदद करने का प्रॉमिस किया है तो वह डेफिनेटली करेंगे। अनुष्का ने मुस्कुरा कर कहा, कृतिका थैंक यू, और अद्वैत को भी मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, बस तुम ठीक हो जाओ और एक अच्छी जिंदगी जियो, वही सबसे बेहतर तरीका होगा मुझे थैंक्स कहने का। कृतिका को डर था जैसे अनुष्का यहाँ से गायब हो जाएगी, इसलिए उसने कहा, अनुष्का प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत दोबारा कभी नहीं करोगी, ओके? जब मैंने महसूस किया कि मेरे पेट से मेरा बेबी एक एक कर निकल रहा है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अनुष्का ने जेटली अपना सर नीचे कर लिया और धीमी आवाज में बोली, चिंता मत करो, अब से मैं अपने लिए अच्छे से जियोगी। यही वो सही तरीका है। कृतिका ने उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, सो जाओ, थोड़ी देर जब तुम उठोगी तो एक नया दिन होगा। अनुष्का के सोने के बाद ऑलमोस्ट सुबह होने वाली थी। कृतिका वार्ड से बाहर आई और उसकी डिटर्मिनेंट रहने वाली आंखें खाली और लोस्ट थी। कृतिका, मैंने किसी से कहकर तुम्हारे लिए खाना तैयार करवा दिया है, तुम पूरी रात बिजी थी और सो नहीं पाए, खा लो, उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लेना। अद्वैत अपनी बात खत्म कर पाता है उससे पहले ही कृतिका की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो डायरेक्ट जमीन की तरफ गिरने लगी। लेकिन खुशकिस्मती से अद्वैत ठीक उसके बगल में ही था और उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। कृतिका, क्या हुआ? डॉक्टर ज्योति भी वही थी और उन्होंने जल्दी से आगे आते हुए कहा, पहले इसे चेक कर लेते हैं इक्वायरमेंट के साथ। जैसे ही डॉक्टर ने कृतिका की फुल बॉडी चेकअप किया, उन्हें उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। उन्होंने कहा, शायद वो बहुत थकी हुई है। शायद। डॉक्टर अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही अद्वैत ने कोल्डली उसे बीच में रोकते हुए कहा, अपने सिल्वर फ्रेम वाले चश्मे के पीछे से उसकी आंखें काफी डार्क और डरावनी हो गई थी। क्या तुम डॉक्टर पेशेंट का इलाज अंदाज से करते हो? अद्वैत, गुस्सा मत करो। डॉक्टर ज्योति ने बाकी डॉक्टर को जाने का इशारा किया और बोली, मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है। बताइए। उसकी टोन बहुत ही डरावनी थी, जैसे वो डॉक्टर ज्योति को वार्न कर रहा हो कि अगर मैं एक अच्छा सा एक्सप्लेन नहीं दिया तो वो उनसे भी पॉलिटली बिहेव नहीं करेगा। डॉक्टर ज्योति बोली, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि अनुष्का के एक्सीडेंट की बाद से ही कृतिका काफी भीड़ बिहेव कर रही थी? ऑफ कोर्स, अद्वैत ने नोटिस किया था। कृतिका अनुष्का को ठीक से जानती भी नहीं थी, मगर वह अनुष्का को लेकर इतनी परेशान थी, सिद्धार्थ से भी ज्यादा। उसके मूड को स्टेबल होते हुए देखकर डॉक्टर ज्योति आगे बोली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि अनुष्का वाले इंसिडेंट ने कृतिका की कुछ पूरी यादों को ट्रिगर कर दिया है। खून? इतना खून नहीं नहीं। अचानक से लोड के अंदर बेड पर लेटी हुई कृतिका चिल्लाने लगी और वह अपने हाथ इधर उधर हिलाई जा रही थी। मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो। उसके रिएक्शन ने डॉक्टर ज्योति की बात को कंफर्म कर दिया। अद्वैत ने जल्दी से उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़कर धीरे से कहा, डरो मत कृतिका,
देखो मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ज्योति के समझ से बाहर थी। उन्हें कृतिका की कंडीशन पर और ध्यान देने की जरूरत थी। उन्हें कृतिका के पास्ट के बारे में अनमोल के जरिए सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने कहा कृतिका के डैड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। शायद तुम उसकी दादी माँ से उसकी डिटेल्स पूछ सकते हो। हमें उसके बुरे सपनों और ट्रोमा को ठीक करने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। अद्वैत ने जेटली कृतिका की पीठ रब की और उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट थी जैसे वह किसी छोटे बच्चों को शांत कर रहा हो। चिंता मत करो कृतिका, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा। कृतिका दोबारा सो चुकी थी, इसलिए वो अद्वैत की बात नहीं सुन रही थी। अद्वैत ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर अपना पर्सनल फोन निकालकर अक्षत के नाम से कृतिका को मैसेज भेजा। कृतिका, किसी भी चीज से मत डरना, अब से मैं तुम्हारा सबसे स्ट्रांग सपोर्ट बनकर रहूंगा। और अपना मैसेज टाइप करने के बाद अद्वैत ने फिर से उसे मैसेज को अच्छे से पढ़ा और जब उसे यकीन हो गया कि वह बिल्कुल सही है तो फिर भेज दिया। डॉक्टर ज्योति वही खड़ी होकर अद्वैत की हरकत देख रही थी। उन्हें नहीं पता था कि अद्वैत ने थोड़ी देर पहले उनकी सारी बातें सुनी है या नहीं। उन्होंने पूछा, तुम कृतिका को ये क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें उसके हस्बैंड अक्षत हो? क्योंकि वो अक्षत को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अद्वैत का जवाब बिल्कुल सिंपल था। डॉक्टर ज्योति ने हाँ में सर हिलाया और फिर रूम से निकलने लगी तो वो ऑलमोस्ट अनमोल से टकरा ही गई थी जो अंदर आने वाला था। उसके बाल भीगे हुए थे, इसका मतलब वो बाहर कुछ काम से गया था। जिसे देखकर डॉक्टर ज्योति ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? अपनी बायोलॉजिकल मदर को भी देखकर अनमोल ने कोई इमोशंस नहीं दिखाया और उसने कहा, मैं बस कृतिका की सिचुएशन देखने के लिए गया था। डॉक्टर ज्योति जो कब से अद्वैत की साइड ही थी, उन्होंने उसे कोई कॉल करते हुए नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने पूछा, अद्वैत ने तुम्हें ये सब पता करने के लिए कब कहा? अनमोल ने जवाब दिया, हम लोग वहां से गाड़ी में बैठकर निकलते हैं उससे पहले। ये सुनकर डॉक्टर ज्योति ने गहरी सांस छोड़ी और बोली, सो उसने यह नोटिस कर लिया था कि कृतिका के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुमसे पहले ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह दिया। लगता है मैंने सिर्फ अपनी बात वेस्ट की। अनमोल को और ज्यादा कुछ नहीं कहना था। वो डायरेक्ट रूम में गया और अद्वैत को कुछ फोटोज देते हुए बोला, सर मैंने सारे डिटेल्स पता कर ली है जिसके बारे में आपने मुझे देखा था। मैम के फादर की मौत उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए हुई थी। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इसके बारे में जिसको आपको चिंता थी वह यही है। वो फोटो असली जिसमें हर चीज में सिर्फ खून दिखाई दे रहा था। पिक्चर्स में एक आदमी खून से लथपथ पड़ा हुआ था, उसकी पूरी बॉडी कुचली गई थी मगर वह अभी भी अपने बाहों एक छोटी सी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा था। कोई भी आम फादर अपनी बच्ची को बचाने के लिए यही करता। अद्वैत काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगा और उसने वो फोटोज अनमोल को वापस करते हुए कहा, इन फोटोज को डिस्ट्रॉय कर दो और उनके बारे में दोबारा कभी बात मत करना। ऑलराइट, अनमोल ने बिना कोई सवाल पूछे वो फोटो लिए और जल्द से जल्द बाहर चला गया। वो अद्वैत का राइट हैंड था और जो भी अद्वैत कहता था वो बिना किसी सवाल की वो काम करता था। अनमोल के जाने के बाद अद्वैत में टाइम चेक किया तो ऑलरेडी सुबह के 7 बज चुके थे और अब तक दिल्ली में उनकी दोनों दादियां उठ गई होगी। इस बारे में सोचकर उसने लोनावाला वाले घर के लैंडलाइन पर फोन किया तो वहां के बटलर ने उठकर लक्ष्मी दादी को फोन दिया। शायद लक्ष्मी दादी के पास एक कंपनी थी, इसलिए वो हमेशा से ज्यादा एनर्जेटिक साउंड कर रही थी। अद्वैत, आज छुट्टी है, अगर तुम्हें भी कृति के साथ एक अच्छी जिंदगी बितानी है तो याद रखना कि रीना को फोन कर लेना, न सिर्फ हॉलीडेज पर बल्कि उनके साथ हमेशा कॉल करके बात करते रहना। वो काफी सॉफ्ट हार्टेड है, तुम्हारे फोन कर लेने से ही वो खुश हो जाएगी। लक्ष्मी दादी ने एक सांस में ही अपनी बात खत्म की। तब जाकर अद्वैत को बोलने का मौका मिला और वो बोला, दादी हैप्पी न्यू ईयर। एक्चुअली मैंने आज रीना दीदी से बात करने के लिए ही फोन किया था। ये सुनते ही लक्ष्मी जी का मूड तुरंत खराब हो गया और वह बोली, छोटा शैतान कहीं के, तुम्हारी शादी होते ही तुम अपनी दादी को भूल गए। अद्वैत सीरियस आवाज में बोला, दादी मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट पूछना है। लक्ष्मी जी इतनी अनरीजनेबल नहीं थी मगर वो थोड़ी सी जेलेस थी। उन्होंने मुंह बनाते हुए पर्सनली फोन रीना जी को दिया जो दवाई खा रही थी और बोली, अक्षत तुमसे बात करना चाहता है, क्या तुम बात करोगी? अगर वो मुझसे बात करना चाहता है तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। रीना जी ने फोन लिया तो दूसरी तरफ से उन्हें अद्वैत की आवाज सुनाई दी, दादी माँ गुड मॉर्निंग। रीना जी ने खुश होकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। अद्वैत ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, दादी माँ मैंने आपको फोन इसलिए किया है क्योंकि मुझे आपको कृतिक के बारे में कुछ पूछना था। रीना जी बोली, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम लोग यंग लोगों के मामले में आगे नहीं बढ़ोगी। ये सब कृति के ऊपर है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है या नहीं।
अद्वैत बोला, दादी माँ, मैं आपको कृतिका के डैड के बारे में और उस वक्त जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी सच्चाई के बारे में पूछना चाहता था। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही रीना जी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उन्होंने पूछा, क्या कृति के साथ कुछ हुआ है? क्या उसे कुछ याद आ गया? अद्वैत ने पूछा, क्या उसे नहीं पता है कि उसके डैड की मौत का एक्सीडेंट में हुई थी? उसे बस इतना याद है कि उसके डैड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और बाकी सब वो भूल गई है। उस वक्त वो बहुत छोटी थी और डिटेल्स याद रखना ना ही उसके लिए बेहतर होगा। पास्ट के बारे में बात करते वक्त रीना जी फिर से उदास हो गई। ऑलमोस्ट 20 साल बीत चुके थे मगर उस एक्सीडेंट की यादें अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा थी। उनके बेटे की बॉडी को कुचल दिया गया था और वह ऑन द स्पॉट मर गया। उसने अपनी 4 साल की मासूम बच्ची को अपनी बाहों में बचाने के लिए पड़ा हुआ था और वह उसी के साथ उसे खून में पड़ी हुई थी। वो बच तो गई थी मगर उसे उस हादसे का इतना शॉक लगा था कि वो कई महीनों तक कुछ नहीं बोली थी। डॉक्टर ने कहा था कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। अगर वो पूरी तरह से उस इंसिडेंट को कभी नहीं भुलाती है तो शायद वो कभी बात नहीं कर पाएगी। रीना जी का गला भर आया और वह बोली, अक्षत, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज इन सब बातों को कृति के सामने मत लेकर आना। पास्ट बीत चुका है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वो एक अच्छी जिंदगी चाहिए। अद्वैत ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, दादी चिंता मत कीजिए, कृति ठीक है और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे उसे हर्ट हो। भले ही रीना जी ने ज्यादा डिटेल्स उसे नहीं बताई थी मगर अद्वैत का शक को कंफर्म करने के लिए उनकी बातें कही थी। कृतिका सिर्फ उस वक्त 4 साल की थी और उस वक्त उम्र के बच्चों की कुछ यादें होती हैं, स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। अगर कृतिका को कुछ वक्त का कुछ भी याद नहीं है तो उसका एक ही कारण हो सकता है, उसके पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से उसके ब्रेन की सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ट्रिगर हो गया है और उसके दिमाग ने उस खतरनाक यादों को भूलने का या फिर एक तरीके से किसी कोने में छुपाने का फैसला कर लिया है। वो उन सब चीजों को भूल गई है मगर जब भी कोई सिमिलर सिचुएशन उसके सामने आती है तो वह बुरी यादें फिर से उसे ट्रिगर करने लगती है। वो बुरी यादें एक टेकिंग बम की तरह है जो किसी भी वक्त उसके सामने आकर उसे नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक आज की तरह। कॉल कट होने के बाद अद्वैत काफी देर तक खुद को शांति कर पाया। उसे एक फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा कृतिका के मन में बैठे हुए उसे डर को सेक्रेटली निकालने का और उसे ट्रोमा से बाहर निकलने का। अगले ही सेकंड उसने अमन को कॉल किया और पूछा, मुझे याद है कि तुम्हारा एक दोस्त है जो वो स्ट्रेस डिसऑर्डर का एक्सपर्ट है, जल्द से जल्द उसे कांटेक्ट करने का जरिया मुझे बताओ। अमन बोला, मैं अभी कॉरिडोर में ही हूँ, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने वार्ड का दरवाजा खोला और अंदर आते हुए बोला, सिद्धार्थ की वाइफ अभी तक ठीक नहीं हुई है और तुम्हारी वाइफ भी बीमार पड़ गई। अद्वैत ने पूछा, तुम क्यों इतनी खतरनाक रास्ते से यहाँ आए? अमन ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, तुम अपनी ब्लाइंड डेट वाइफ जिसे तुम जानते भी नहीं है उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो सिद्धार्थ की आप अपनी वाइफ अनुष्का को छोड़ देगा? वो इस वक्त सोई हुई अनुष्का को गले लगाकर रो रहा होगा। अद्वैत बोला, मैंने जिस इंसान के बारे में तुमसे पूछा उसका क्या? अमन ने जवाब दिया, वो अभी अमेरिका में एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में है और 10 तारीख से पहले वापस नहीं आएगा। उसके फ्लाइट एक्सपेंस दे दो, मैं उसे डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस से दिल्ली आने के लिए ही कह दूंगा उसका काम खत्म होते ही। अमन ने सिंपली जवाब दिया, ऑल राइट। तभी अमन की नज़र कृतिका पर पड़ी जो अद्वैत की बाहों में सो रही थी, जिसे देखकर तुरंत कृतिका को अपनी जैकेट से कवर किया और बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूं? ये देखकर अमन ने डबल स्माइल के साथ कहा, देखो तुम कितने नर्वस हो, मेरे पास भी मेरी वाइफ है और मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं देख रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें एक लड़की को लेकर इतना नर्वस देखूंगा। उसकी यह बात सुनकर अद्वैत ने सख्त आवाज में कहा, गेट आउट। लेकिन जाने के बजाय अमन ने सोफे पर बैठते हुए कहा, अद्वैत बताओ मुझे, क्या शादीशुदा होना सिंगल लाइफ से अच्छा है? अद्वैत चुप रहा। क्या शादीशुदा होना सिंगल लाइफ से अच्छा है? शायद नहीं। जब आप सिंगल हो तो सिर्फ आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है, आपको किसी लड़की की फिक्र नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब आपकी शादी हो गई हो और उसके अलावा जब कृतिका हर एक पल उसके करीब रहती है और उसके दिल को तेजी धड़कते रहती है तो उसका दिमाग उसके कंट्रोल में ही नहीं रहता, और जिसके इमोशन खुद के कंट्रोल में ना हो वह मित्तल ग्रुप को कैसे अच्छे से संभाल पाएगा? ऐसी चीज कभी अद्वैत के साथ नहीं हुई थी लेकिन अब हो रही है। यह एक्सपीरियंस उसके लिए अच्छा नहीं था मगर एक आदमी होने के नाते उसे उसके ख्याल रखना होगा और उसे प्रोटेक्ट करना होगा। उसके एक्सप्रेशन देखकर अमन ने पूछा, तुम्हारी यह भौहें आपस में क्यों सिकुड़ी हुई है? लेकिन अद्वैत कोई जवाब देता उससे पहले ही कृतिका उसकी बाहों में हिलने ढूंढने लगी। उसने जल्दी से उसके कान कवर करते हुए कहा, अमन मुंह बंद रखो,
अपना वो सोने की कोशिश कर रही है। अमन को अद्वैत के मुंह से कोई जवाब सुनने की जरूरत नहीं थी, अब उसकी हरकत ने उसे जवाब दे दिया था। ना में सर हिलाते हुए उसने हंसकर कहा, शांत रहो यार, तुम अपनी वाइफ से कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहा हो। मैं देखता हूं कि तुम कितनी देर तक ऐसा कर पाते हो। वो सिद्धार्थ के रिश्ते की तरह अपना रिश्ता नहीं होने देना चाहता था। जैसे ही अमन वहां से निकला, कृतिका का फोन जो उसके बैग में था वो वाइब्रेट हुआ। कृतिका डिस्टर्ब हो जाएगी इसलिए जल्दी से वो फोन निकाला और वो कॉल कट करने ही वाला था, लेकिन जब उसने दादी नाम से इनकमिंग वीडियो कॉल देखा तो उसे उठाना पड़ा ताकि रीना जी को चिंता ना हो। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से रीना जी ने बेचैन होकर पूछा, कृतिका क्या तुम ठीक हो? जैसा कि अद्वैत ने सोचा था, आज रात के फोन कॉल की वजह से रीना जी को कृतिका की चिंता हो गई थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ ठीक है या नहीं ये जानने के लिए कृतिका को फोन किया था। अद्वैत ने जवाब दिया, दादी माँ मैं हूँ अक्षत, कृति कल रात बहुत थक गई थी तो वह भी सो रही है। अद्वैत कृतिका को अपनी गले लगाए हुए ही आधा लेट गया और कृतिका जो उसे गले लगाकर सो रही थी, उसके चेहरे की तरफ कैमरा कर दिया। वो सीन लक्ष्मी जी और रीना जी के लिए काफी अच्छा था। दोनों ही यंग कपल एक साथ हो गए हैं, इसलिए घर पर बैठे ही दोनों दादियां बहुत खुश थी, मगर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। वो बस हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो यंग कपल इतनी जल्दी एक साथ हो जाएगा। तुम लोग आराम करो, मैं बाद में कॉल करती हूँ, रीना जीजी ने कहा और वीडियो कॉल बंद कर दिया। और फिर एक साइड होते हुए लक्ष्मी दादी को बोली, लक्ष्मी मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लक्ष्मी दादी जो एक्सरसाइज कर रही थी, जैसे ही उन्होंने रीना जी की आवाज सुनी वो बोली, क्या खबर है? रीना जी बड़ी खुशी होकर बोली, अगले साल शायद इसी वक्त पर हमारे पास हमारा ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होगा। ये सुनकर लक्ष्मी जी मुंह बनाते हुए, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, हमारे बच्चे अभी तक एक साथ भी नहीं हुए हैं और हमारे पास हमारा ग्रेट ग्रैंड चेंज कहाँ से आएगा? एनीवे मुझे बस उन दोनों के बच्चे को ही अपनी गोद में लेना है, वो किसी और के बच्चे को नहीं। ये बात सुनकर रीना जी बोली, ऑफ कोर्स वो उन दोनों का ही बच्चा होगा, मैं अभी अभी कृति को वीडियो कॉल की था तो एक साथ देखा थे। वो लोग एक साथ, वो कैसे नहीं हो सकते हैं? बस हो सकता है कि वह यंग है और उन्हें शर्म आ रही हो हम दो बुढ़ियों को बताने में। ये सुनकर लक्ष्मी जी की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने पूछा, क्या वो लोग सचमुच एक साथ रह रहे हैं? हाँ, मैं अभी अभी कृति को फोन किया था उसके फोन पर और अक्षत ने उठाया। उसने मुझे बताया कि कृति थकी हुई है और अभी भी सो रही है। लक्ष्मी दादी ने खुश होकर कहा, ये है हुई ना मेरे पोते वाली बात। वह ज्यादा बात नहीं करता है, मगर मैंने उम्मीद की थी कि वह इतनी जल्दी कृति का दिल जीत लेगा। रीना जी बोली, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी कृति बहुत काइंड हार्टेड है, कुछ अच्छे बातों से ही वह मान गई होगी। लक्ष्मी जी बोली, अच्छी बात है, तुम्हारी वजह से ही यह सब हुआ है क्योंकि तुमने कितने अच्छे से अपनी पोती को बड़ा किया है। रीना जी बोली, तुम्हारा भी पोता बुरा नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, तुमने सुना ना कि उसने कृति को थका दिया है? वो कितना बड़ा हो गया है, उसे उसका ख्याल रखना चाहिए, हमें उसे आने के बाद समझना होगा। रीना जी बोली, तुम किस चीज में के लिए फिर से परेशान होने लगी? आजकल की यंग बच्चे हमारी तरह नहीं है, वो पक्का अपनी चीजों के बीच में बैलेंस ढूंढ लेंगे। लक्ष्मी जी बाली, हाँ ये तो सच है, बस इंतजार करते हैं हमारे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड का हमारे हाथों में आने का। जिस पोते के वो लोग बात कर रहे थे उसकी भौहें इस वक्त आपस में सिकुड़ी हुई थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि शायद उसने रीना जी का कॉल उठाकर गलती कर दी है, क्योंकि जब कृतिका उठेगी और अपना फोन चेक करेगी तो पक्का अपनी दादी को फोन करेगी और वो उसे अक्षत के साथ होने के बारे में बताएंगी। कृतिका कोई बेवकूफ नहीं है, वो पक्का डॉट कनेक्ट करके पता लगा लेगी कि वही अक्षत है। लेकिन वो अक्षत को जब तक माफ नहीं कर देती और एक्सेप्ट नहीं कर लेती, वो अपनी आइडेंटिटी उसके सामने नहीं ला सकता। इसलिए उसे ऐसा नाटक करना होगा कि अक्षत खुद उसे यहाँ बचाने के लिए आया था, लेकिन वो अक्षत को नेचुरली हॉस्पिटल में लेकर कैसे आएगा की तरफ देखा जो उसके गले लगाकर सो रही थी, जिससे उसके चेहरे की एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए। कृतिका शाम के 7 बजे तक सोई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अद्वैत अपने बेड पर बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसे वह हैरान हो गई और जल्दी से उठाते हुए बोली, सर आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल का रूम है, तुम सुबह बेहोश हो गई थी। अद्वैत ने अपना हाथ उसके फोरहेड कुछ होने के लिए आगे बढ़ाया, उसकी मूवमेंट बिल्कुल नेचुरल और प्रैक्टिस थी। कृतिका को नहीं पता था कि यह उसने बहुत बार किया है जब वो बेहोश थी। क्या मैं बेहोश हो गई थी? कृतिका ने अपना सर पकड़ लिया और याद करने की कोशिश करने लगी। उसकी आखिरी याद तो अनुष्का के साथ सर्जरी के बाद बात करते वक्त की थी, और उसके बाद क्या हुआ
वह बात उसे याद नहीं थी, इसलिए उसने पूछा, अनुष्का कैसी है? उठते ही उसने सबसे पहले अनुष्का के बारे में पूछा। क्या वो यह नहीं पूछ सकती कि वो बेहोश कैसे हुई थी? क्या उसकी खुद की जिंदगी अनुष्का से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? ये सब सोचकर अद्वैत की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने पूछा, क्या तुम्हें कहीं भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है? कृतिका नामे सर हिलाया और बोली, नहीं, मैं ठीक हूं। अद्वैत ने टेबल के बगल से एक बटन प्रेस किया, जिससे बेड धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और वो बोला, ठीक से बैठ जाओ, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं। अपने सर को पर्सनली इसका ख्याल रखना हुआ देखकर कृतिका को काफी बुरा लगा और वो बोली, सर, आई एम सॉरी, आपको मेरा ख्याल रखने के लिए परेशानी हो रही है। अद्वैत ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा था, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ था, क्या तुम्हें याद नहीं है? कृतिका बोली, मेरा हस्बैंड? क्या अक्षत यहाँ मुंबई में था? लेकिन उसे पता कैसे चला कि वह यहाँ अस्पताल में है? कृतिका के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। उसने पूछा, सर, क्या आप मेरे हस्बैंड को जानते हो? तुम्हारे बेहोश होने के बाद एक आदमी अंदर आया और उसका नाम अक्षत था और उसने कहा कि वह तुम्हारा हस्बैंड है और उसने कहा कि यह वह तुम्हारा ध्यान रख लेगा, इसलिए हमने भी तुम्हें उसके पास छोड़ दिया। वो सुबह से तुम्हारे साथ ही था और जाने से पहले तुम्हारे लिए खाना बना कर गया है। अद्वैत ने टेबल के बगल में रखे हुए टिफिन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे उठने से कुछ मिनट पहले उसने मुझे ढूंढा और कहा कि शायद वो तुम उसे उठने के बाद देखना नहीं चाहोगी, इसलिए वह जा रहा है और उसके जाने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अद्वैत ने इतना लंबा सेंटेंस बिना किसी बॉस के कह दिया, बिल्कुल कैजुअल लगाते हुए। लेकिन सच ये था कि वो साइलेंटली अंदर ही अंदर काफी डरा हुआ था। उसके पूरे हाथ में पसीने छूट रहे थे, क्योंकि शायद ये पहली बार था जिंदगी में जब वह झूठ बोल रहा था। उसकी बहुत सारे ताकतवर अपोनेंट्स थे और वो अपनी स्ट्रांग साइकोलॉजिकल क्वालिटी की वजह से सब पर जीत का लेता था। वह अपनी पहली वर्ल्ड बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते वक्त भी इतना नर्वस नहीं था। लेकिन वो कृतिका से बात करते वक्त या फिर झूठ बोलते वक्त इतना नर्वस क्यों है लग रहा था? कृतिका को कुछ घर पर लग रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या है। अद्वैत उसके अंदर की कंफ्यूजन देख सकता था, इसलिए वो बोला, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपना फोन चेक कर लो, मैंने देखा वो तुम्हें मैसेज भेज रहा था। कृतिका ने अपना फोन चेक किया और व्हाट्सएप ऑन किया तो उसमें जो अनरीड मैसेज थे, जो उसने उस पर खोला और पढ़ा तो सारे के सारे मैसेज से ही थे, जिसमें बेसिकली कहा जा रहा था कि वो चिंता ना करें और उसका हस्बैंड अक्षत सब कुछ संभाल लेगा। सारे मैसेज पढ़ने के बाद कृतिका ने जवाब दिया या फिर सवाल पूछा, अक्षत, क्या तुम मुंबई में हो और क्या तुम आज मुझे मिलने के लिए आए थे? अद्वैत का फोन जो उसके पॉकेट में था वो वाइब्रेट हुआ। वह जानता था कि वो कृतिका की तरफ से मैसेज है, मगर वह उसे निकालकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने बगल में रखा हुआ टिफिन खोला और एक छोटी सी प्लेट और टेबल कृतिका के सामने रखकर उसमें खाना निकाल और चम्मच से उसे खिलाते हुए बोला, अपना मुंह खोलो। ये काफी इंटीमेट हो गया था। कृतिका ने अपना मुंह नहीं खोला और बोली, सर, मैं खुद खा लूंगी। ठीक है, फिर तुम खा लो। अद्वैत ने उसे चम्मच दिया और उनसे बाहर चला गया और अपना फोन निकालकर उसने कृतिका के व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दिया, मैं मुंबई कुछ बिजनेस के काम से आया था और मुझे हॉस्पिटल में तुम दिख गई। मैं जानता था कि यह शायद तुम मुझे नहीं देखना चाहती होगी, इसलिए तुम्हारे उठने से पहले यहां से चला गया। भले ही कृतिका इस तरह के इत्तेफाक पर भरोसा नहीं करती थी, मगर फिर भी उसने सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, थैंक यू। अक्षत ने यह मैसेज देखकर फिर मैसेज भेजा, हम हस्बैंड और वाइफ हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। उसका ये मैसेज देखकर कृतिका ने मैसेज भेजो, यह मत सोचना कि इस बार तुमने मेरा ध्यान रखा है तो मैं अपना मन बदल दूंगी। अक्षत, अच्छा तो फिर कितनी बार ध्यान रखना होगा मुझे तुम्हारा, जिससे तुम्हारा मन बदल जाए? कृतिका, तुम कितनी बार भी कुछ भी क्यों न कर लो, कुछ नहीं बदलने वाला है। उसका यह मैसेज देखकर अद्वैत अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसने धीरे से एक सिगरेट निकाली और एक एक के बाद एक स्मोक करने लगा। वहीं वार्ड के अंदर कृतिका व्हाट्सएप पर बात कर ही रही थी, तभी उसकी दादी माँ का कॉल आया। उसने तुरंत उठा लिया और बोलिए, हेलो दादी माँ। उसकी दादी माँ ने खुश होकर जवाब दिया, कैसा है मेरा बच्चा? अपनी दादी माँ की आवाज सुनकर कृतिका बता सकती थी कि वह बहुत ही अच्छे मूड में है, इसलिए उसने पूछा, क्या आज कुछ हुआ है? अच्छा दादी माँ। रीना जी बोली, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें कॉल करके बताना चाहती थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा डिसीजन लो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ये सुनकर कृतिका कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा, दादी माँ, आप अचानक से ये क्यों कह रही हैं? मैंने आज सुबह तुम्हें वीडियो कॉल किया था और मैंने सब कुछ देखा,
तुम अगर सचमुच अक्षत के साथ रहना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें ये सब मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। एनीवे तुम कोई भी डिसीजन क्यों ना लो, तुम्हारी दादी में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अब जब यंग लोग शर्मा रहे हैं और एम्ब्रेस है ये कहने में, तो इसलिए एक बड़े होने के नाते उन्हें ये बात क्लियर करनी होगी। वो बस कृतिका को ये भी भरोसा दिलाना चाहती थी कि कृतिका कोई भी फैसला क्यों ना ले, चाहे वो डिवोर्स हो या फिर अक्षत के साथ अपनी जिंदगी बिताने का, वह बिना किसी हिचकिचाहट के वो फैसला ले सकती है। उनका यह मैसेज देखकर कृतिका ने सोचा, तो अक्षत सचमुच यहाँ आया था और उसने मेरी दादी माँ का वीडियो कॉल भी उठाया। कॉल कट होने के बाद कृतिका ने तुरंत व्हाट्सएप ओपन किया तो सचमुच एक वीडियो कॉल का रिकॉर्ड था, उसकी दादी माँ की तरफ से, जो शायद अक्षर ने ही उठाया था, जिससे गुस्सा हो गई और उसने तुरंत अक्षत को मैसेज भेजा, अक्षत तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रहे थे। अद्वैत अभी भी स्मोकिंग कर रहा था। जब उसने उसका मैसेज देखा, वो उसका कोई जवाब देता है उससे पहले कृतिका एक के बाद एक उसे मैसेज भेजना लगी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो जब मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ। अक्षत जवाब दो मुझे, क्या तुम्हें लगता है कि चुप रहने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सारे मैसेज देखकर अद्वैत ने हेल्पलेसली नामे सर हिलाया और उसे जवाब दिया, अगर मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया होता तो शायद तुम्हारी दादी माँ को तुम्हारी फिक्र होती। कृतिका बोली, क्या तुम्हें पता है कि अब मेरी दादी माँ को गलतफहमी हो गई है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। अद्वैत सब जानता था क्योंकि उसने जानबूझकर उनकी दादी माँ को वह सीन दिखाया था जिनकी वजह से उन्हें गलतफहमी हुई है, मगर वह ये बात बोल नहीं सकता था। उसने जवाब दिया, ये तो मेरे लिए अच्छी खबर है क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। कृतिका बोली, तुम बहुत अनोइंग हो। अद्वैत ने कोई जवाब नहीं दिया। चिढ़कर कृतिका ने अपना फोन दूर रखा और जल्दी से खाना खत्म करके दूसरे वार्ड में अनुष्का को देखने चली गई। पूरे दिन के आराम के बाद भी अनुष्का काफी एनर्जेटिक नहीं दिख रही थी। उसने जैसे ही उसने कृतिका को देखा बोली, कृतिका कहाँ थी तुम पूरे दिन। मैं डर गई थी कि तुम मुझे बोझ समझकर अब मेरा ख्याल नहीं रखोगी। उसे किसी ने भी कृतिका के बेहोश होने के बारे में नहीं बताया था ताकि वो परेशान ना हो। मैं तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखूंगी, मैं बस कुछ काम में बिजी हो गई थी। कृतिका ने अपना फोन ड्रॉप करते हुए कहा, इस बारे में ज्यादा कुछ मत सोचो, बस ठीक होने पर ध्यान दो। मैं अब ठीक हूँ, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं। अनुष्का ने टाइटली कृतिका का हाथ पकड़ लिया। वो सिद्धार्थ से भागने का इंतजार नहीं कर सकती थी और वह एक पल भी मुंबई में नहीं रहना चाहती थी, और इस वक्त मुंबई से भागने में जो इंसान उसकी मदद कर सकता था वो सिर्फ एक ही था, कृतिका का बॉस अद्वैत। इसीलिए कृतिका इस वक्त उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। अनुष्का, इंतजार करो, मुझे डॉक्टर से पूछने दो कि तुम्हारी बॉडी जर्नी बर्दाश्त कर भी सकती है या नहीं। कृतिका भी इस खतरनाक जगह से अनुष्का को दूर ले जाना चाहती थी, मगर वो अनुष्का की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने देने वाली थी। अनुष्का की तबीयत ठीक है, वो अभी जा सकती है, डॉक्टर ज्योति ने अंदर आते हुए कहा। अद्वैत ने ऑलरेडी चीज अरेंज कर दी है, हम आज रात ही दिल्ली वापस जा रहा है। डॉक्टर ज्योति अद्वैत के एक्शन से काफी इम्प्रेस थी। उसने पहले ही सोच लिया था कि कृतिका उठते ही अनुष्का के बारे में ही फिक्र करेगी, इसलिए पहले से ही उसने सारे प्रिपरेशंस कर दिए थे। जब अगर कृतिका अनुष्का को अपने साथ ले जाना चाहती है तो वो लोग किसी भी वक्त यहाँ से जा सकते हैं। अगर वो लोग किसी वक्त यहाँ से निकाल सकते हैं तो कृतिका अनुष्का को और इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए बिना किसी सेकंड के वो बोली, हम पहले सनसेट रिजॉर्ट जाते हैं और वहां से लगेज लेकर डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएंगे। डॉक्टर ज्योति बोली, तुम्हारा लगेज ऑलरेडी पैक करके एयरपोर्ट पहुंच गया है। डॉक्टर ज्योति को इतना थॉटफुल महसूस करके कृतिका काफी ग्रेटफुल होकर बोली, थैंक यू डॉक्टर ज्योति। डॉक्टर ज्योति ने मुस्कुराकर कहा, यह सब अद्वैत ने किया है, तुम्हें उसे थैंक यू कहना चाहिए। कृतिका शांत हो गई। फिर से अद्वैत, बिना उसकी मदद की वो अनुष्का को यहां से कभी नहीं लेकर जा पाती। उसे सचमुच उसे प्रॉपर्ली थैंक यू कहना होगा, मगर वह इतना अमीर है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए कृतिका उसे कोई गिफ्ट भी नहीं दे सकती। इसीलिए उसे थैंक यू कहने के लिए उसे अपने कुकिंग स्किल्स अच्छे करने होंगे ताकि वह अद्वैत को सिखा सके, ताकि वह अपनी वाइफ के लिए अच्छा खाना बनाए और वह जल्द से जल्द एक दूसरे के साथ आ जाए। सिर्फ आधे घंटे में ही वह लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और चेकिंग करके आराम से प्लेन में बोर्ड कर गए। 4 बिजनेस सीटर्स थी। डॉक्टर ज्योति अनुष्का का ख्याल रख रही थी, इसलिए वो पीछे वाली लाइन में उसके साथ बैठी हुई थी, इसलिए नेचुरली सामने वाली सीट पर अद्वैत के साथ कृतिका को बैठना था। अद्वैत ने बैठने के बाद शुरू करते हुए कहा, मैंने तुम लोगों के लिए वसंत कुंज वाला मेंशन तैयार कर दिया है, उसमें तुम और अनुष्का दिल्ली जाने के बाद वहां रह सकते हो। किसी भी चीज के बारे में सोचती उससे पहले ही अद्वैत तो उसे एडवांस में पूरा कर देता था।
वो बहुत ही कंसिडरेट था, जो एक बॉस और एम्प्लॉइज के रिश्ते से काफी ज्यादा दूर था। जिसे कृतिका थोड़ा पैनिक फुल करने लगी और पूछा, सर आप मुझसे इतनी अच्छे से क्यों बिहेव कर रहे हो? क्योंकि वो उसकी वाइफ है और वो उसका हस्बैंड, इसलिए नेचुरल सी बात है कि वो उसका ख्याल रखेगा। लेकिन इस वक्त अद्वैत यह बात उसे नहीं बता सकता था, इसलिए उसने पूछा, क्या मैं तुमसे अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ? यस, बहुत अच्छे से कर रहे हो, मुझे तो डर लगने लगा है। अगर वो उसकी वाइफ होती तो पक्का उसे जलन होती है कि वो एक असिस्टेंट से इतना क्यों अच्छे से बिहेव कर रहा है। तुमने अभी डर लग रहा है? जब तुम पहले मेरे ऊपर चिल्ला रही थी तब तुम्हें डर नहीं लगा? मैं आपके ऊपर चिल्ला रही थी? कब? कृतिका को बिल्कुल याद नहीं था कि वो अद्वैत के ऊपर चिल्लाई या फिर उसने कुछ कहा था। वो इतनी हिम्मत ही नहीं कर सकती थी कि अपने बॉस को ऊपर चिल्लाए। वो बोली, सर आप झूठ नहीं बोल सकते। जब अनुष्का की तबीयत खराब थी तो कृतिका ने उसे बस्टर्ड कहा था। अद्वैत ने सोचा कि वह काफी बोल्ड होती जा रही है, लेकिन अब वो उस बात से मना कर रही है। उसने कहा, तुम मुझे गाली दे सकती हो मगर मान नहीं सकती। सर आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर अद्वैत ने कहा है कि उसने उसे गाली दी तो शायद उसने किया होगा। वह अपने बॉस के साथ बहस नहीं करना चाहती थी। अद्वैत तो बस उसे चिढ़ा रही थी, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी माफी मांग लेगी। यह तो उसे ही बुरा फील करने लगा। उसे अचानक रियलाइज हुआ कि कृतिका का बिहेवियर व्हाट्सएप पर अक्षत के साथ और सामने उसके साथ अलग अलग है। तभी कृतिका सीरियसली बोली, सर मैंने आपकी मदद इसलिए मांगी क्योंकि मैं सिद्धार्थ से अनुष्का को दूर नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जब सिद्धार्थ ने अनुष्का को जाने दिया है तो वह शायद अनुष्का को कुछ से वक्त के लिए परेशान नहीं करेंगे। इसलिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अद्वैत फिर से उदास हो गया। उसे समझ नहीं आता था कि कृतिका क्यों हमेशा आसानी से उसके मूड को इफेक्ट कर सकती है। क्या तुम्हें सच में मुझे लगता है कि अनुष्का के मुंबई से दिल्ली चले जाने के बाद सिद्धार्थ उसके पीछे नहीं आएगा? अद्वैत जानता था कि सिद्धार्थ को अनुष्का की चिंता है, इसलिए उसने अनुष्का को अभी के लिए जाना दिया है। लेकिन कृतिका ये बात नहीं जानती थी। कृतिका को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने पूछा, सर आपका मतलब क्या है? अद्वैत ने आगे बोला, इस बार मैं पर्सनली अनुष्का को अपने साथ लेकर जा रहा हूं और सिद्धार्थ ने इस बात की परमिशन दे दी है। मगर तुम जानती हो कि सिद्धार्थ किस तरह के इंसान है। अगर तुम श्योर नहीं हो तो तुम पूछ सकती हो कि क्या अनुष्का वसंत कुंज वाले मेंशन में रहना चाहती है या नहीं। उससे पूछो और उसके बाद मुझे जवाब बताओ। कृतिका ने सिद्धार्थ के बारे में बहुत सारी अफवाह सुनी थी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि उसे एक बहुत ही खतरनाक और रुथलेस इंसान कहा जाता था। अगर सिद्धार्थ ने इस बार सचमुच टेम्पररी तरीके से अनुष्का को अद्वैत की वजह से जाने दिया है तो इसका मतलब जैसे ही अनुष्का अद्वैत की प्रोटेक्शन से बाहर निकलेगी, सिद्धार्थ उसे अपने साथ किसी भी वक्त ले जा सकता है। अनुष्का ने ऑलमोस्ट सिद्धार्थ से भगाने के लिए अपनी जान ले ली थी और कृतिका उस वक्त बस खड़े होकर अनुष्का को वापस सिद्धार्थ के साथ जाता हुआ देखने के बजाय और कुछ नहीं कर सकेगी। दिल्ली शहर में अनुष्का को सेटल करने में सिर्फ एक ही इंसान मदद कर सकता है और वह अद्वैत, और शायद वो ऐसा करना भी चाहे। कृतिका को मना करने का कोई रीजन दिखाई नहीं दिया। वो बोली, उसको पूछने की कोई जरूरत नहीं है, बस अनुष्का को उस मेंशन में रहने दीजिए, प्लीज उसे प्रोटेक्ट करना कंटिन्यू कीजिए सर। अद्वैत बोला, मैंने अपने फ्रेंड को वाइफ को दिल्ली लेकर आया हूं और उसे अपने ही घर में रहने दे रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी वाइफ क्या सोचेगी? तो कृतिका ने पूछा, तो सिर्फ ये सब कहने का मतलब क्या था? अद्वैत का गोल हमेशा से ही कृतिका थी। वो बोला, जैसा कि मैं पहले कहा है, तुम लोगों को वसंत कुंज मेंशन में एक साथ रहना होगा। तुम भी अनुष्का के साथ ही रहोगी। अद्वैत बहुत क्लियर था कि अनुष्का की मदद करने के अलावा कृतिका कुछ और नहीं सोचेगी और ना ही मना करेगी। लेकिन कृतिका बोली, तो फिर अगर मैं आपके घर में रहूंगी तो मैं आपको रेंट पे करूंगी मंथली। वो उसे रेट देना चाहती है, भले ही उसकी वाइफ थोड़ी सीली है मगर वो हमेशा ही उसे परेशान कर देती है। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वसंत कुंज में किसी घर को रेंट पर लेने में कितना पैसा लगता है? कम से कम मंथली ₹1,00,000। प्राइस सुनकर कृतिका तुरंत रिग्रेट करने लगी और वो बोली, मैं जानती हूँ सर, आपको मेरे रेट के पैसों की जरूरत नहीं है, मगर अगर आप रेंट नहीं लेंगे तो मैं फ्री में नहीं रहने वाली हूँ। अब से वसंत कुंज वाले मेंशन में जो कुछ भी होगा वो काम मैं संभालूंगी। अगर आपको शेफ के हाथ का खाना नहीं पसंद है तो मैं आपकी और आपकी वाइफ के लिए खाना बना सकती हूँ। भले ही वो हमेशा सिली बातें करती रहती है, लेकिन जब बात पैसे की हो वो बहुत क्लेवर है। उसे ज्यादा रेंट पे नहीं करना था, इसलिए उसने इतने सारे बहाने बना दिए, लेकिन वो कुछ भी क्यों ना करें, अद्वैत का मकसद तो पूरा हो ही गया। इसलिए वो बोला, ऑल राइट, जैसा तुम कहो। कृतिका ने सोचा कि उसे हाई रेंट पे नहीं करना होगा, लेकिन वह आगे बिछे हुए जाल से पूरी तरह अनजान थी। वो काफी खुश होकर बोली, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हैं।
कृतिका को इतना खुश देखकर अद्वैत ने अपने आप से ही सोचा, बेवकूफ लड़की। वह आसानी से उसके जाल में फंस गई। अगर इस बार उससे झूठ बोलने वाला वो न होकर कोई और आदमी होता है तो क्या वो किसी और आदमी के साथ भी इतनी आसानी से ही चली जाती? इस चीज ने अद्वैत को पूरे रास्ते परेशान रखा। जल्दी ही प्लेन दिल्ली पहुंच गया था। कृतिका ने पहले ही क्रिश को बता दिया था कि वह आज ही दिल्ली वापस आ रही है और वह अपने साथ एक फीमेल फ्रेंड को भी लेकर आई है। इसलिए क्रिश उन्हें एयरपोर्ट पिक करने के लिए आया था। जब कृतिका एयरपोर्ट से बाहर आई तो क्रिश ने न सिर्फ उसे गले लगाया लेकिन नेचुरली उसका सूटकेस भी ले लिया, जैसा कि एक पुराना दोस्त करता है। और यह सब कुछ अद्वैत के सामने हुआ। उसके सामने ही क्रिश और कृतिका से कहा, जैसे ही मैंने अवी को बताया कि तुम अपनी एक दोस्त को लेकर आ रही हो तो अवी ने तुरंत एक टेबल बुक कर दिया हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में ताकि हम लोग अच्छे से खाना खा पाए। अवी मुझे बहुत अच्छे से जानती है, कृतिका ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। अनुष्का, यह मेरा बहुत अच्छा दोस्त क्रिश है और क्रिश यह अनुष्का है। तुम उसे अवी और मेरी तरह ही समझ सकते हो। क्रिश ने तुरंत कहा, तुम्हारे दोस्त यानी कि मेरे दोस्त अनुष्का, चिंता मत करो, मैं हमेशा दिल्ली में तुम्हारे साथ रहूंगा। अनुष्का ने हंसते हुए कहा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। अनुष्का और मैं क्रिश की गाड़ी में वापस घर जाऊंगी, कृतिका ने अद्वैत को इन्फॉर्म किया और क्रिश की गाड़ी की तरफ हंसते हुए और बातें करते हुए बिना अद्वैत के मूड चेंज को नोटिस किए हुए आगे बढ़ने लगी। अद्वैत ने जल्दी से एक सिगरेट जलाई और चुपचाप कृतिका को क्रिश की गाड़ी की तरफ जाता हुआ देखे रहा। डॉक्टर ज्योति ने अद्वैत को देखा और उन्हें उसके लिए काफी बुरा लगा। उन्होंने कहा, अद्वैत, कृतिका तुम्हारी वाइफ है, क्या तुम अपने ही सामने किसी और आदमी के साथ अपनी वाइफ को जाता हुआ देखकर इसी तरह खड़े रहोगे? अद्वैत अभी भी जल्दी में नहीं था। उसने शांति से अपने सिगरेट का एक पफ लेते हुए कहा, अनुष्का अभी भी कमजोर है और आप उसकी डॉक्टर है। उसकी बातों का मतलब तुरंत डॉक्टर ज्योति समझ गई। लेकिन क्या यह आदमी और डायरेक्ट तरीके से अपनी वाइफ से बात नहीं कर सकता? डॉक्टर ज्योति ने हेल्पलेस होकर नामे सर हिलाया और फिर उन्हें जाकर जल्दी से रोकते हुए, कृतिका, अनुष्का को इन दिनों आराम की जरूरत है, इसे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर ज्योति ने कृति अनुष्का की हेल्थ की बात कर दी तो कृतिका उसे लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकती थी। उसने सुना था कि मिस्कराज लड़की की बॉडी पर बहुत गहरा असर छोड़ते हैं, इसलिए वो बोली, क्रिश हम बाहर खाना नहीं खाएंगे, तुम डायरेक्ट हमें वसंत कुंज के सर वाले मेंशन में ले चलो। अनुष्का हमेशा ही महंगी गाड़ी में बैठी है, क्या वो तुम्हारी फ्रेंड की गाड़ी में बैठ पाएगी? डॉक्टर ज्योति ने साफ साफ नहीं कहा, मगर सब लोग समझ गए कि उन्हें लगता है कि क्रिश की गाड़ी थोड़ी सी सस्ती और अनकंफर्टेबल है। वो क्रिश को नीचे नहीं दिखाना चाहती थी, बस वो किसी भी तरह कृतिका को अद्वैत की गाड़ी में बैठने के लिए बोलना चाहती थी, जो शायद उनसे गलत हो गया। अनुष्का को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। वो बोली, मैं ठीक हूँ। क्रिश को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा। वो बोला, मेरी गाड़ी में क्या गड़बड़ है? क्या तुम्हारी बॉस की गाड़ी में 2 एक्स्ट्रा पहिए लगे हुए हैं? डॉक्टर ज्योति ने ऑकवर्डली अद्वैत की तरफ देखा, जो अभी भी शांति से स्मोकिंग कर रहा था। उसे जाने दो डॉक्टर ज्योति, हम आपको मेंशन में मिलते हैं। कृतिका फिर भी क्रिश गाड़ी में बैठ गई और बोली, क्रिश हम और ऑफिशियल गाड़ी ले सके, वो और कन्वीनियंट होगा बिजनेस के कामों के लिए बाहर जाने में। ये कार उन्होंने स्टूडियो के पैसों से ली थी और उसे तीनों ही शेयर करते थे। यूजुअली क्रिश को काम की वजह से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए वो उसे ज्यादा इस्तेमाल करता था। क्रिश बोला, जब तक गाड़ी चल सकती है तब तक सब ठीक है, चलो हम सबसे पहले हम अपने तीनों के लिए घर खरीदते हैं। और हाँ, मैंने और अवी ने लेक हाउस चेक कर लिए हैं, उनके हाई प्राइस के अलावा सब कुछ वहां पर अच्छा है। जब तुम्हारे पास वक्त होगा तो हम एक साथ देखने चलेंगे। ठीक है, फिर तो कल चलते हैं। अपने वर्क शेड्यूल की वजह से कृतिका घर खरीदने वाले मामले को डालते जा रही थी, मगर वह डेफिनेटली इस बार जाकर घर फाइनल करेगी। एक बार उसके पास घर होगा तो वह अपनी दादी माँ को अपने साथ रहने के लिए लेकर आ सकती है, जिससे अक्षत से उसका हर एक रिश्ता खत्म हो जाए। क्रिश बोला, ऑलराइट, चलो अभी से बाद में बात करेंगे। आधे घंटे बाद वो लोग वसंत कुंज मेंशन पहुंच गए। वसंत कुंज में कई सारे अपार्टमेंट और मेंशन थे उसे, और सभी बड़े बड़े थे। अद्वैत वो एक बिल्डिंग के यूजुअली 26 फ्लोर पर रहता था और 27th फ्लोर का अपार्टमेंट खाली था, जिसमें कृतिका एक बार रही थी। उस अपार्टमेंट में 2 मास्टर बेडरूम और 2 गेस्ट रूम थे और कृतिका और अनुष्का ने नेचुरली गेस्ट रूम चुना। डॉक्टर ज्योति कृतिका के पीछे पीछे आ रही थी और वो कृतिका को पूरी तरह मानने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मास्टर बेडरूम में रहे। उन्होंने कहा, कृतिका देखो, ये गेस्ट रूम तुम्हारे लिए थोड़ा छोटा है, तुम चाहो तो मास्टर बेडरूम में रह सकती हो, वो खाली ही है। डॉक्टर ज्योति, यह गेस्ट रूम मेरे घर से बड़ा है, ये छोटा कैसे हो सकता है? कृतिका शॉक थी।
जब डॉक्टर जी ने देखा कि वो कृतिका को नहीं मना सकती है तो उन्होंने हार मान ली और आगे नहीं कहा, इस डर से ये कहीं कृतिका को कुछ शक ना हो जाए। फ्लाइट की वजह से अनुष्का थोड़ी बहुत थक गई थी, इसलिए थोड़ा सा खाना खाने के बाद वह आराम करने चली गई। कृतिका पूरे दिन सोई थी, इसलिए उसके अंदर बहुत एनर्जी थी, इसलिए अद्वैत की परमिशन लेकर वो क्रिश को अपार्टमेंट का टूर करने के लिए ले आए। क्रिश भी ऐसी लग्जरियस जगह पर पहली बार आया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रहा हो और वो खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाया और बोला, कृति यह जगह कितनी अच्छी है, चलो हम और मेहनत करते हैं ताकि एक दिन हम भी ऐसी जगह खरीद पाए गए। तुम सच में इतने बड़े बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हो? हाँ, क्रिश ने जवाब दिया, जिंदगी सपनों के बिना बोरिंग हो जाएगी। एब्सोल्युटली राइट। भले ही वो आइडिया रियलिस्टिक नहीं था, लेकिन सोचने में क्या बुराई है, और उसके अलावा उनके कॉमिक स्टूडियो की परफॉर्मेंस दिन दिन अच्छी होती जा रही है। अगर उन्होंने और 10 साल अच्छे से मेहनत की तो सचमुच वो लोग ऐसा घर अफोर्ड कर पाएंगे। तभी अचानक क्रिश ने मिस्टीरियस तरीके से पूछा, तुम्हारा बॉस नीचे वाले फ्लो पर रहता है, क्या वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता? कृतिका ने जवाब दिया, उन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए वो लोग दूर दूर रह रहे हैं। आदमियों को शादी के बाद अपनी वाइफ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वो सचमुच एक अच्छा हस्बैंड नहीं है। क्रिश को अद्वैत शुरू से ही नहीं पसंद था, इसलिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता था उसकी बुराई करने का। लेकिन कृतिका ने अपने बॉस को डिफेंड करते हुए वो बोली, सर बुरे इंसान नहीं है, तुम बस उन्हें अच्छे से जानते नहीं हो। तभी क्रिश ने शक के साथ पूछा, क्या उससे कोई हेल्थ इश्यू है? ये सुनते ही कृतिका ने जल्दी से क्रिश का मुंह बंद करते हुए कहा, बकवास मत करो, और उसके अलावा मैं उसकी वाइफ नहीं हूं जो मुझे पता हो कि उन्हें कोई हेल्थ इश्यू है या नहीं। क्रिश ने कृतिका का हाथ है जल्दी से दूर किया और बोला, तुमने कहा था कि उसमें कुछ गड़बड़ है। कृतिका ने एक्सप्लेन किया, मेरा मतलब है कि वो अपने काम में बहुत कैपेबल है, मगर शायद वो इमोशंस समझने में थोड़े से स्लो है, जिसकी वजह से उनकी शादी में प्रॉब्लम हुई है। क्रिश बोला, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ज्यादातर शादियों में प्रॉब्लम कपल्स के सेक्सुअल लाइफ में खुशी ना होने की वजह से ही होती है। ये सुनकर कृतिका के पास को बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। एक्चुअली उसे लगा कि क्रिश का एनालाइज सही है। अफवाहें हैं कि आयुर्वेद को लड़कियां पसंद नहीं है और कृतिका लगभग 7 से 8 महीना से अद्वैत के साथ है, लेकिन उसने कभी उसे उसके वाइफ के साथ करीब जाते हुए नहीं देखा है, और सच्चाई में ये बात तो इम्पॉसिबल है। क्या उसमें सचमुच कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो लड़कियों के करीब नहीं जाता? क्रिश बोला, कृति मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस तरह के बिहेवियर वाले लड़के सच्चाई में अकेले में बहुत ही बड़े पागल होते हैं। अब जो तुम उसके घर में रह रही हो तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। कृतिका ने जवाब दिया, तुम ये कह सकते हो कि उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, मगर तुम उनके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा सकते। कृतिका, सर ने खाना तैयार करवा दिया है, तुम अपने दोस्त के साथ उन्हें ज्वाइन कर सकती हो। अचानक से उन दोनों को अपने पीछे से डॉक्टर ज्योति की आवाज सुनाई दी, जिससे वो दोनों हैरान हो गए, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अद्वैत को वहां खड़ा देखकर कृतिका तुरंत डर गई। वो यहाँ कितनी देर से है? क्या उसने क्रिश के साथ उसकी सारी बातें सुन ली? अगर उसे पता चला कि कृतिका उसकी पीठ पीछे अपने दोस्त के साथ उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में घोषित कर रही है तो पक्का गुस्से में वो उसकी नौकरी से निकाल देगा। कृतिका ने चुर नजरों से अद्वैत की तरफ देखा तो वो हमेशा की तरह शांत लग रहा था। उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा, जिसे देखकर कृतिका ने एक राहत की सांस ली। खाना तैयार हो गया है, पहले डाइनिंग रूम में चलते हैं। अगर कृतिका ने थोड़ा सा और ध्यान अद्वैत की बजाय डॉक्टर ज्योति पर दिया हो गया होता तो वह नोटिस कर लेती कि डॉक्टर ज्योति के मुस्कुराहट के पीछे कितनी ऑकवर्डनेस है। जल्दी ही वो लोग डाइनिंग एरिया में पहुंच गए और खाना खाने लगे। टेबल पर खाना उन चारों के टेस्ट के हिसाब से था, स्पेशली स्टड टेक्सटाइल इन रेड वाइन। उस डिश को देखते ही कृतिका की आंखें तुरंत चमक गई और वह बोली, क्रिश तुम्हें ये डिश ट्राई करने चाहिए। ओह राइट, मुझे ट्राई करने दो, क्रिश ने बोल तो दिया, लेकिन अचानक उसे अपने ऊपर किसी की खतरनाक नजरें और मर्डरस इंटेंशन महसूस हुई, और जिसे महसूस करके उसने सोच लिया कि वो अद्वैत ही होगा। लेकिन जब क्रिश ने सर उठाकर अद्वैत की तरफ देखा तो अद्वैत कर अपना सर नीचे झुककर ग्रेसफुली हमेशा की तरह बिना उसकी तरह देख खाना खा रहा था। अद्वैत को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कृतिका सिर्फ क्रिश से बात कर रही है, लेकिन वह अपने इमोशंस छुपाने में काफी माहिर था, जिसे कोई भी नहीं समझ सकता था। न सिर्फ उसकी वाइफ उसकी प्रॉब्लम्स को दूसरे आदमी के साथ डिस्कस कर रही है, बल्कि डाइनिंग टेबल पर दूसरे आदमी का ख्याल भी रख रही है और उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही है। ये बात उसे बहुत गुस्सा दिला रही थी। खाना खाने के बाद क्रिश आराम से चेयर पर लीन हो गया और उसने एक सिगरेट निकाली और अपने मुंह में रखी,
लेकिन वह सिगरेट को जला पता उसे पहले ही कृतिका ने उसे लेकर फेंकते हुए कहा, तुमने स्मोकिंग क्विट कर दिया ना ऑलरेडी, तो फिर से तुम उसे स्टार्ट क्यों कर रहे हो? कृषि बोला, मैं। कृतिका बोली, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मगर फिर भी तुम स्मोकिंग करना नहीं छोड़ोगे ना? कृष के दादाजी स्मोकिंग करते थे और लंग कैंसर डायग्नोज होने के बाद भी उन्होंने स्मोकिंग नहीं छोड़ी। उनकी जिंदगी कुछ और साल लंबी चल सकती थी, लेकिन स्मोकिंग की वजह से वह 3 महीना में उन सबको छोड़कर चले गए। इसे लेकर कृतिका और अविका कभी भी कृष को स्मोक नहीं करने देते थे। कृष बोला, अरे हाँ, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है, मगर कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है। चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ दोबारा स्मोक नहीं करूंगा। कृतिका कोल्डली बोली, अगर तुमने फिर से स्मोकिंग करने की हिम्मत की ना तो मार के दांत तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। कृष ने जवाब दिया, आई प्रॉमिस मैं दोबारा स्मोकिंग नहीं करूंगा। वही उसकी सारे बातें सुनकर अद्वैत नाखुश होकर और गुस्सा होकर कृतिका की तरफ देखा। अगर वो स्मोकिंग करता है तो कृतिका को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, लेकिन वो दूसरे किसी आदमी को स्मोकिंग करने से रोक रही है क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। अद्वैत से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। कम से कम कृतिका उसकी केयर ना करे वह ये बात बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके सामने किसी और लड़के की केयर करे यह उसके बर्दाश्त के बाहर था। अद्वैत ने भी एक और सिगरेट निकाली और उसके मुंह में रखी और एक लाइटर निकाला और लाइटर को जला लिया, मगर उसने सिगरेट जलाई नहीं, बल्कि वह इंतजार कर रहा था कि कृतिका उसके हाथ से भी सिगरेट छीनेगी और उसे भी हक के साथ डांटेगी। लेकिन कृतिका ने उसकी सिगरेट छीनना तो दूर की बात उसकी तरफ देखा भी नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि कृतिका ने नोटिस ही नहीं किया हो कि वो स्मोकिंग करने वाला है? ये सोचकर अद्वैत ने कुछ बार और लाइटर को तेजी से बजाया और उस क्लिकिंग साउंड में कृतिका का ध्यान उसे तरफ खींचा। अद्वैत थोड़ा आगे की तरफ फिर झुक गया था कि कृतिका का उसे सिगरेट छीनना आसान हो जाए, लेकिन कृतिका ने उसके सोच के बिल्कुल उलट कृष का लाइटर लेकर उसे देते हुए कहा, सर आपका लाइटर टूट गया है तो आप यह इस्तेमाल कर लीजिए। कृष स्मोक करने वाला था तो वह इतनी जल्दी में थी उसे रोकने के लिए, लेकिन जब अद्वैत स्मोक करना चाहता है तो न सिर्फ वह से बिल्कुल नहीं रोक रही है बल्कि उसे दूसरा लाइटर दे रही है। इस बारे में सोचकर अद्वैत सोचने लगा कि क्या वो जल्द से जल्द उसे छुटकारा पाना चाहती है ताकि अपनी जिंदगी किसी और के साथ शुरू कर सके। अद्वैत ने उसके हाथ में पड़े हुए लाइटर की तरफ देखा और पूछा, क्या मैंने तुमसे लाइटर मांगा? अगर उसका टूटा हुआ है तो लाइटर देने में बड़ा ही क्या है? उसकी कोल्ड नजरें देखकर कृष भी थोड़ा सा डर गया, मगर पीछे नहीं हटा और बोला, तुम जानबूझकर मेरी एक कृति को परेशान क्यों कर रहे हो यार? तुम्हारी कीर्ति वो मेरी है, अद्वैत ने स्ट्रेट फेस के साथ कहा और वहां से चला गया। उसको जाने के बाद कृष्ण ने पूछा, कृति क्या ये तुम्हें इसी तरह परेशान करता है? पता नहीं। कृतिका को नहीं पता था कि आज अचानक अद्वैत के साथ हुआ क्या है, इसलिए वो बोली, लेट हो रहा है, तुम्हें घर जाना चाहिए, हमें कल अपने लिए घर देखना भी जाना है। कृष बोला, ऑलराइट अभी, और मैं तुम्हें कल सुबह पिक कर लेंगे। अगले दिन कृतिका जल्दी उठ गई तो डॉक्टर ज्योति उससे भी पहले उठी हुई थी। जैसे ही कृतिका फ्रेश हुई डॉक्टर ज्योति ने उसके दरवाजे पर डिलीशियस खाने के साथ नॉक किया। उसे खाने की तरफ देखते हुआ देखकर डॉक्टर ज्योति मुस्कुरा कर बोली, यह वह नाश्ता है जो मैंने अनुष्का के लिए तैयार किया है, तुम्हारा नाश्ता 24th फ्लोर पर है, जाओ और जाकर खा लो। 24th फ्लोर भी अद्वैत का ही घर था जहां पर डॉक्टर ज्योति और अनमोल रहते थे। अद्वैत को खाने बनाने की खुशबू से नफरत थी, इसलिए सिर्फ उसके लिए खाना 24th फ्लोर पर बनाते थे और रेडी होने के बाद उसे 25th फ्लोर पर भेजा जाता था। ओके मैं जा रही हूँ। कृतिका 24th फ्लोर गई नाश्ते के लिए और जैसा कि उम्मीद थी अद्वैत भी वही था। अद्वैत बार की फ्लोर तो सीलिंग विंडो के पास एक कप कॉफी लिए बैठा था और अपने हाथ में पड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। कृतिका ने उसके पास पहुंचकर ग्रिट किया, गुड मॉर्निंग सर। अद्वैत ने डॉक्यूमेंट नीचे रखा और मुड़कर कृतिका की तरफ देखा। भले ही आज छुट्टी थी, मगर फिर भी उसके बाल बंधे हुए थे और उसने वर्क कपड़ों की जगह एक कोट पहना हुआ था। उसने यूजुअली वर्किंग क्लोथ से कुछ अलग नहीं पहना था, मगर वो थोड़ी बहुत डिफरेंट लग रही थी। अद्वैत ने देखा तो उसे समझ में आया कि कृतिका ने हल्का सा मेकअप किया हुआ है और कलर उसका थोड़ा अलग है, लेकिन ऑफिस के बोरिंग कपड़ों को बदलकर सिर्फ हल्के से चेंज से वो और यंग दिखने लगी थी। उसने कहा, तुम्हारा मेकअप आज अच्छा लग रहा है। कृतिका ने कंफ्यूजन में अपना चेहरा छुआ, क्या उसने मेकअप लगाया है? लेकिन उसे क्यों नहीं पता चला? वो वर्किंग दिनों में नॉर्मल हल्का सा मेकअप करती थी क्योंकि यह ऑफिस का एक सेट रूल था, लेकिन आज उसकी छुट्टी थी तो उसे मेकअप की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले तो उसे मेकअप पसंद नहीं है और दूसरा उसकी स्किन को भी तो ब्रेक चाहिए। लेकिन जब उसके बॉस ने कह दिया है कि उसने मेकअप लगाया हुआ है तो उसने लगाया होगा।
उसने हंसते हुए कहा, आपके कम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू सर। उसने तो कैजुअल उसकी तारीफ की थी, मगर वह इतना खुश हो गई, ये सोचकर अद्वैत को लगा कि उसे हमेशा उसकी तारीफ करते रहनी चाहिए। अद्वैत खड़ा हुआ और अपने कॉफी कप के साथ डाइनिंग टेबल के पास जाते हुए बोला, क्या तुम बाहर जा रही हो? कृतिका ने हाँ सर हिलाया और बोली, हाँ, मुझे कुछ काम है बाहर। तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए? कृतिका ने जवाब दिया, आपकी कंसर्न के लिए थैंक यू सर, मगर वो पर्सनल काम है। इस आंसर के साथ उन दोनों के बीच की बात खत्म हो गई। ठीक उसी वक्त शेफ नाश्ता ले आया। अद्वैत बैठ गया तो कृतिका ने उससे दूर वाली सीट चुनी। ब्रेकफास्ट बहुत ही हैवी था। अद्वैत ने स्पेशली शेफ से कृतिका के लिए बनाने के लिए कहा था, मगर कृतिका ने उसे नहीं छुआ तो अद्वैत ने पूछा, तुम्हें पसंद नहीं आया? मैं लास्ट रात बहुत हैवी डिनर कर लिया था, इसलिए अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बस थोड़ा सा सूप पीऊंगी। कृतिका ने अपने लिए एक बहुत सूप निकाला, लेकिन जितना उसने इमेजिन किया था उसका टेस्ट उससे भी कई ज्यादा अच्छा था। दोनों ही डिशेज से रेसिपी से बनी हुई थी, इसीलिए कृतिका सोच रही थी कि शेफ का बनाया हुआ खाना इतना डिलीशियस कैसे हो सकता है। उसने पूछा, सर क्या मैं आपके शेफ से इसे बनाना सीख सकती हूँ? अद्वैत ने जवाब दिया, अगर तुम्हें खाना है तो वो तुम्हारे लिए रोज बना देगी, अगर सीखना भी है तो वह तुम्हें सिखा देगी। फाइनली कृतिका को कुछ पसंद आया था, इसलिए उसे सेफ को कभी भी नौकरी से निकलने का आइडिया अद्वैत के दिमाग से चला गया। कृतिका खुश होकर बोली, थैंक यू सर। उसकी चेयरफुल आवाज सुनकर अद्वैत मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। वो दोनों शांति से खाना खा रहे थे, तभी शांति को तोड़ते हुए कृतिका का पर्सनल फोन पर जा। कृतिका ने सोचा वह जरूर क्रिश और अविका का होगा, इसलिए उसने उठाने की कोशिश की खुश होकर, मगर जैसे ही उसने कॉलर आईडी पर मिस्टर मनन का नाम देखा उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसने फोन उठाते हुए कहा, बोलिए अब क्या काम है? मनन बोला, मिस श्रीवास्तव, आपके हस्बैंड ने आपके लिए एक घर पसंद किया है, क्या मेरे साथ आएंगी उसके पेपर साइन करने के लिए ताकि वो घर आपका नाम हो जाए? मैं अपने लिए घर खुद खरीद सकती हूँ, उसकी गिफ्ट की किसी जरूरत है उससे कहिए वो किसी और को दे दे। पिछली बार ही कृतिका ने डायरेक्टली मना कर दिया था, क्या उस आदमी को एक बार में इंसानी भाषा समझ नहीं आती? मनन थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, क्या आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? आपके हस्बैंड आपको एक घर गिफ्ट करना चाहता है, वो कोई तीसरा इंसान नहीं है। आपके पास कौन सा रीजन है इतनी अच्छी चीज मना करने के लिए? कृतिका ने जवाब दिया, प्रॉब्लम अक्षत ही है, क्या इतना काफी नहीं है? मनन भी उसके इस पॉइंट व्यू से एग्री करता था। वह बोला, हाँ मुझे भी लगता है कि वो एक प्रॉब्लम है। तो फिर आपको उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मुझे घर देने के लिए इंसिस्ट करने की जगह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद कृतिका ने डायरेक्टली फोन कट कर दिया। वही उसकी सारी बातें सुनकर अद्वैत ने अपने आप से ही सोचा, वो तो बस उसे एक छोटा सा घर देना चाहता है, तो इसमें इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम हो गई? लेकिन एनीवे अद्वैत उसके और उसके सो कॉल्ड हस्बैंड की सिचुएशन जानता था, इसलिए कृतिका को बिल्कुल एम्ब्रेस फील नहीं हुआ उसके सुनने के लिए, और वो बोली, सर मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ। अद्वैत ने पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? उसे डर था कि वह पर्सनल शब्द इस्तेमाल करके फिर से उसकी बात डाल देगी। अद्वैत ने आगे कहा, मुझे भी बाहर जाना है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, मेरे दोस्त आ रहे हैं मुझे पिक करने के लिए, कृतिका ने जाने की तैयारी करते हुए कहा। अद्वैत बोला, आज रात में अपनी वाइफ को डिनर पर लेकर जा रहा हूँ, प्लीज अपने टेस्ट के हिसाब से एक रेस्टोरेंट बुक कर देना। कृतिका तुरंत मान गई और बोली, ओके। अब जब अद्वैत ने पहले ही उसे बता दिया है कि उसकी वाइफ भी उज्जैन से ही है, तो कृतिका ने ज्यादा नहीं सोचा। क्रिश की गाड़ी में बैठने के बाद कृतिका थोड़ी देर सोचने लगी। दिल्ली में बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट थे, मगर उनमें से कुछ टॉप 5 स्टार होटल है थे जिनके प्राइसेस बहुत आए थी और वो अद्वैत जैसे अमीर लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। कृतिका कभी उन हाई क्लास रेस्टोरेंट में नहीं गई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि उनमें से कौन सा बेस्ट है। इसलिए उसने पूछा, क्रिश अभी मुझे बताओ तो बोर प्लेट या फिर कॉकट्रिग रिक्वेस्ट में से कौन सा वाला रेस्टोरेंट तुम्हारे हिसाब से बेस्ट है? अविका बोली, ओहो रिच लेडी, क्या तुम्हारी बॉस ने तुम्हें बोनस दिया है इसलिए तुम हमें इतनी महंगी जगह पर डिनर करने के लिए ले जा रही हो? उसकी यह बात सुनकर कृतिका ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, वहां डिनर ना हजारों का फटक देगा। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं उसे जगह पर क्यों जाऊंगी? मैं बस अपने बॉस की मदद कर रही हूं, उनके लिए एक रेस्टोरेंट बुक करके जहां वह अपनी वाइफ के साथ डिनर कर सके। क्रिश बोला, अगर ऐसी बात है तो और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट चुनो। कृतिका बोली, मगर मुझे सचमुच कॉलोनी क्राइस्ट के खाने को टेस्ट करना है। मुझे बताना है, एक बार पता करना है कि इतने महंगे रेस्टोरेंट और ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट के खाने के बीच क्या फर्क होता है।
कितनी बुरी बात है तुम नहीं हो जो आज जा रही हो। कृतिका बोली, क्या मैं सपने भी नहीं दे सकती इस बारे में? अविका बोली, अगर तुम्हें इतना ही मन है जाने का तो मैं पैसे कमाने के लिए और मेहनत करूंगी, और जब मेरे पास पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं तुम दोनों को ट्रीट दूंगी। ये सुनकर कृतिका बोली, ऑल राइट, मैं वहां का खाना खा पाऊंगी या नहीं यह अब तुम पर डिपेंड करता है। रेस्टोरेंट बुक करने के बाद वो लोग उस डेस्टिनेशन पर पहुंचे जहां के लिए वह निकले थे। अविका और क्रिश पहले भी इस प्रॉपर्टी को देखने और अच्छे से समझने के लिए कई बार आए थे और जो उन्होंने देखा और समझा था वो उन्होंने कृतिका को बताया। लेकसाइड हेवन का लेआउट बहुत ही अच्छा था और वहां का एनवायरनमेंट काफी अच्छा था, और जैसा कि अविका ने कहा, ऐसी जगह पर प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस कम्युनिटी के सारे घर फुली फर्निश्ड थे। अगर कृतिका इनमें से कोई एक घर चुनती है तो वह और उसकी दादी माँ आराम से फाइनली दिल्ली में सेटल हो सकते हैं, और वह तीनों ही सेल्स कंसल्टेंट को फॉलो करते हुए एक 230 स्क्वायर मीटर के मॉडल हाउस में पहुंचे, जिसका एक बड़ा सा बालकनी, एक सेप्टेड स्टडी और एक स्पेशलिस्ट क्लॉक रूम था, और बालकनी और मास्टर बेडरूम दोनों के ही बालकनी लेके व्यूज थी। कृतिका को वो बहुत पसंद आया, लेकिन उस घर के प्राइस को कृतिका का बैंक अकाउंट हैंडल नहीं कर सकता था। एक 160 का भी एक घर था जिसमें 4 बेडरूम थे और उसमें के लेआउट में भी एक बड़ी से बालकनी थी, लेकिन सिर्फ एक ही कमी थी, उसे घर की बालकनी से लेक व्यू नहीं दिखता था, लेकिन उस घर के प्राइस कृतिका के बजट में फिट होते थे। कृतिका को अपनी पसंद और अफोर्डेबल चीज में से किसी एक को चुनना था, तो कृतिका ने मजबूरी में आकर वही चुनाव जिसे वो अफोर्ड कर सकती है। 160 स्क्वायर मीटर वाला घर काफी अच्छा था। कृतिका ने डिसाइड कर लिया कि एक रूम को मास्टर बेडरूम, एक को स्टडी और एक को गेस्ट रूम बनाएगी, और जो रूम बालकनी का नजदीक है उसमें वह अपनी दादी माँ के रहने के लिए इंतजाम करेगी, ताकि वो हमेशा बालकनी में बैठकर सूरज की रोशनी को महसूस कर सके। अच्छे से सोचने समझने के बाद तीनों ही आखिर में 160 स्क्वायर मीटर वाला घर लेने के लिए मान गए। उन्होंने सेम बिल्डिंग सेम फ्लोर पर अलग अलग घर लिए ताकि वो लोग फ्यूचर में भी एक साथ रह सके, और वो लोग कॉन्ट्रैक्शन साइन करने ही वाले थे। तभी अविका को उसके बॉयफ्रेंड सुमित का कॉल आया। कॉल के बाद अविका बोली, कृष्ण, मैं सुमित को डेट करने के लिए कुछ दिनों पहले मान गई हूँ। उसने सुना कि मैं कुछ दिनों पहले घर खरीदना चाहती हूँ तो वह यहाँ आना चाहता है। श्योर, और हम भी देख लेंगे कि वो तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। 2 महीने पहले अविका ने उसके बारे में बताया था। कृतिका अपने काम में बिजी होने की वजह से उसे लड़के से मिल नहीं पाई थी, इसलिए आज उसे मिलने का एक अच्छा मौका था। क्रिश भी मानते हुए बोला, हाँ, मुझे भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है। अविका जेटली मुस्कुराई और बोली, मैं पहली बार सीरियसली डेटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे शादी करनी है। क्या तुम लोगों को लगता है कि मेरा आइडिया बहुत पुराना है? कृतिका ने जेटली उसके फहद पर मारते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, शादी तभी करना जब तुम्हें अपनी जिंदगी का मिस्टर परफेक्ट मिल जाए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे पहले तुम्हें कितने लोगों को डेट करना पड़े। हम एक साथ अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने वाले हैं और तुमसे तो बिल्कुल ही सीखेंगे। ये सुनते ही कृतिका ने गुस्से वाला मुंह बनाया और बोली, अगर तुमने फिर से मेरी शादी का नाम बीच में लेकर आए ना तो देख लेना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये सुनते ही अविका ने तुरंत सरेंडर करते हुए कहा, ऑल राइट, मैं अब कुछ नहीं कहने वाली हूँ, मगर आज सुमित आने ही वाला है। वह रास्ते में है, चलो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। लोन जल्द से जल्दी सॉर्ट आउट करना होगा, तो जल्दी करो। अनएक्सपेक्टेडली वो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग खत्म कर पाते उससे पहले ही सुमित उनकी उम्मीद से पहले वहां पहुंच गया। ना सिर्फ वह बल्कि एक लेडी जो तकरीबन 50-55 साल की थी वह भी उसके साथ थी। अविका और सुमित एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा पाते उससे पहले ही वह औरत डायरेक्ट कृतिका के पास आकर उसे पकड़ते हुए बोली, वह लड़की तो खूबसूरत है और वह हमारी फैमिली के बेटे से मैच भी करती है, मगर तुम थोड़ी पतली हो। मुझे डर है कि फ्यूचर में तुम्हें बेटा होने में मुश्किल होगी। तुम्हें पता है ना, सुमित हमारे परिवार का इकलौता बेटा है, इसलिए उसे फ्यूचर में उसका बेटा होना जरूरी है। उसकी यह सारी बातें सुनकर किसी को बहुत गुस्सा आया, मगर किसी तरह उसने खुद पर कंट्रोल रखा और शांति से बोली, आंटी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या आपकी फैमिली के पास करोड़ों अरबों की दौलत है जिन्हें संभालने के लिए एक बेटे की जरूरत पड़ेगी? क्या इस जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी सिर्फ बेटे ही चाहते हैं और बेटियां उन्हें बोझ लगती है? वही कृतिका की बात सुनकर उस औरत ने कृतिका की तरफ गुस्से में देखा और कहा, क्या हमारे फैमिली में आने से पहले ही हमारे पैसों के बारे में सोच रही हो? तभी सुमित ने उस औरत को पीछे खींचते हुए कहा, मोम, वह नहीं है, ये है मेरी गर्लफ्रेंड अविका। उस औरत ने कृतिका को घूरा और फिर अपनी भौहों आपस में सिकोकर अविका को देखते हुए बोली, सिर्फ एवरेज लुकिंग है और काफी चालाक लड़की है,
शादी होने से पहले ही घर खरीद रही है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वह सिर्फ तुम्हारा घर होगा? मैं तुम्हें बता देती हूँ, या तो तुम ये घर आज नहीं खरीदोगी या फिर तुम मेरे बेटे को दोगी, वरना तुम मेरे बेटे से शादी करने के बारे में भूल जाओ। अपनी माँ की बातों को रोकने की बजाय सुमित उसे बढ़ावा देते हुए बोला, अभी मेरी मॉम बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। अगर तुम उनकी बात सुनोगी तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो और यह भी तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करेगी। ये सब सुनकर कृतिका और क्रिश को बहुत गुस्सा आया। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें लगता है कि अविका बुद्धू है? अविका ने उन्हें उनके पीछे खींचते देखा, कहा, मैं परेशान नहीं हूं, तुम लोग क्यों परेशान हो? कृतिका को अविका की चिंता थी। उसने कहा, अभी सामने ध्यान से देख, यह आदमी अभी से ही तेरे घर और पैसों को हटाने की कोशिश कर रहा है, फ्यूचर में पता नहीं क्या करेगा। क्रिश भी बोला, हाँ कृति बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें इस तरह के घटिया आदमी की जरूरत नहीं है। वो औरत बोली, अभी भी तुम लोग ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहे हो। अविका ने उस औरत की तरफ देखा और कुछ नहीं बोली और कृतिका और क्रिश को अपने साथ खींचते हुए ले जाते हुए बोली, चलो पहले पेमेंट करते हैं। ये देखकर सुमित जल्दी से उनके पास आते हुए बोला, अविका इनकी बात मत सुनो, इन्हें बस जलन हो रही है कि तुम एक अच्छे परिवार में शादी करने वाली हो। अविका ये सुनते ही पीछे मुड़ी और अपनी आंखें छोटी करके ऊपर से नीचे तक सुमित को देखने के बाद बोली, सुमित क्या तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मुझे हमेशा लगता था कि तुम बस थोड़े से शर्मीले और डल पर्सनैलिटी वाले इंसान हो, मगर फाइनली मुझे तुम्हारा असली रंग दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू अपनी माँ को यहाँ लेकर आने के लिए, वरना मैं अपना कीमती समय तुम लोगों पर वेस्ट करती। अगर मुझे टाइम पर सच नहीं पता होता तो मेरी फीलिंग्स वेस्ट हो जाती। उस सुमित ने पूछा, क्या तुम्हें सच में चाहिए? अविका ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें डेट करने के लिए हाँ कहा था क्योंकि तुम काफी अच्छे से बिहेव करते थे मुझसे, मगर अभी तक हमने ऑफिशियली डेट करना स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए अभी खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। सुमित ने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए कहा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितने अच्छे से बिहेव करता हूँ, तो तुम मेरी मॉम की बात क्यों नहीं सुनना चाहती? इस क्वेश्चन पर अविका ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी मॉम की बात क्यों सुनो? वो मेरी फैमिली नहीं है, यहाँ तक कि तुम भी मेरे ऑफिशियल बॉयफ्रेंड नहीं हो अभी तक, और तुम अभी से ही चाहते हो कि मैं अपने पैसे से तुम्हारे लिए घर खरीदूं, और तुम नहीं चाहते कि मेरे अपने नाम पर कोई घर हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? अपने बेटे से इस तरह बात करते हुए देखकर वह औरत जल्दी से आगे ही और बोली, तुम हमेशा ही मेरे बेटे की पैसे स्पेंड करते रहती हो और अब तुम ब्रेकअप करना चाहती हो, तो फिर वह पैसे वापस दो जो मेरे बेटे ने तुम पर खर्च किए हैं। ये सुनकर अविका ने सुमित से पूछा, मैंने कब तुम्हारे पैसे खर्च किए? मुझे तो याद नहीं है। सुमित ने जवाब दिया, 2 दिन पहले मैंने तुम्हें एक बर्गर खरीद कर दिया था और तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। अविका उसके साथ 2-3 बाहर खाना खाने बाहर गई थी और हर बार बिल बराबर स्प्लिट्स होते थे, इसलिए अविका को नहीं लगा था कि उसे छोटे से बर्गर के रुपए 200 उसे देने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद उसने उसे 500 की कॉफी पिलाई थी, मगर फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वह इस बारे में बात कर सके। वह अविका बहुत खुश थी कि वो अपनी मॉम को यहाँ लेकर आया, वरना पक्का वो उनके जाल में फंस जाती। फाइन, मैं तुम्हें बर्गर के पैसे देती हूँ, तुम मुझे कॉफी के पैसे दो। सुमित बोला, मुझे कॉफी नहीं पीनी थी, तुमने मुझे फोर्स किया पीने के लिए। अविका को अब इस जैसे घटिया आदमी से और बात नहीं करनी थी। उसने अपना फोन निकाला और 200 रुपए सुमित को ट्रांसफर करने के बाद उसे ब्लॉक करके डिलीट करते हुए बोली, तो ठीक है, सब हो गया, हम बराबर हैं और अब से हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। बेटा बस इतना ही, क्या तुमने उसे एक कोट खरीद कर नहीं दिया था जिसकी कीमत हजारों में है? उस औरत ने सुमित की तरफ विंक करते हुए कहा, ओब्वियसली वह लोग और पैसे एटड़ना चाहते थे, और सुमित ने एक्चुअली उसकी बात सुनकर कहा, हाँ जो कोट तुमने पहना हुआ है ना, वह मैंने ही तुम्हें खरीद कर दिया था। ओ हेलो, अब तुम्हारे और ज्यादा हो रहा है। क्रिश से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लोग ऐसे तो लोग नहीं थे जिन्हें कोई आसानी से भी परेशान करके चला जाए, लेकिन वह आगे बढ़ता उससे पहले ही अविका ने उसे रोका और धीरे से उनसे बोली, तुम बस रुको और देखो मैं उनसे कैसे डील करती हूँ। वो मुस्कुराई और उस लेडी के पास जाकर धीरे से बोली, बुढ़िया कहीं की, अगर तूने यहाँ पर और एक सीन क्रिएट किया ना तो मैं सबको बता दूंगी कि तेरा बेटा इम्पोर्टेंट है और उसके बाद कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। अविका का ये तरीका सचमुच कम कर गया और वह ओल्ड लेडी गुस्से में चिल्लाने लगी, तुम बस रुको, मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम जैसे लड़के से कौन शादी करना चाहेगा। वह औरत लगातार गुस्से में चिल्लाती रही और गालियां देते हुए अपने बेटे को वहां से खींच कर ले जाने लगी। तभी अविका ने चिल्लाकर याद दिलाया, धीरे धीरे चलना, लोगों को पता मत चलने देना कि तुम्हारा बेटा इम्पोर्टेंट है।
तभी अचानक से किसी के ताली बजाने की और एक मेल आवाज वहां सुनाई दी। मिस श्रीवास्तव, आपकी दोस्त भी आपकी तरह ही अनकन्वेंशनल है। यह आवाज कृतिका को कुछ जानी पहचानी लगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जैसा कि उसे उम्मीद थी, पीछे शिवम और अद्वैत खड़े थे। लेकिन अद्वैत यहाँ क्या कर रहा है? मगर फिर भी कृतिका ने उन्हें ग्रेट किया। हेलो सर। हेलो मिस्टर मलिक, मगर मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवम बोला, हमने यहाँ बस 2 लेक व्यू अपार्टमेंट खरीदने हैं, हम यहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही हमने आपको देखा और बस आपको हेलो बोलते चले आए। लेक व्यू अपार्टमेंट वही था जो कृतिका को पसंद आया था, मगर वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो लोग बस 2 घर ऐसे ही खरीद सकते थे जैसे वो 2 कपड़े खरीद रहे हो। ये कृतिका के लिए काफी डिप्रेशन था। वो बोली, तो फिर ठीक है, आप लोग जाइए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। शिवम ने जवाब दिया, हम बिजी नहीं थे। आप लोग कौन सा घर खरीदने की सोच रहे हो? आप लोग 230 स्क्वायर मीटर वाला क्यों नहीं खरीद लेते ताकि हम फ्यूचर में एक दूसरे के करीब रह सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।